केरला से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने हमारे मुल्क हिंदुस्तान का सर दुनिया में फख्र से ऊंचा कर दिया है। इस सच्ची केरला स्टोरी ने दुनिया को ये बता दिया है कि हिंदुस्तान जाति और मजहब से ऊपर सिर्फ इंसानियत की बात करता है। और इस कहानी के जरिए एक ऐसी मिसाल दुनिया के सामने पेश होती है जो हमारी रिवायत, भाईचारगी और कौमी यकजहती को जाहिर करती है। ये कहानी है केरला के एक ऑटो ड्राइवर अब्दुल रहीम की। ये है द रियल केरला स्टोरी। अब्दुल रहीम जो केरला के कोदमपूजा कोझिकोड के रहने वाले एक ऑटो ड्राइवर थे। ये वो अब्दुल रहीम हैं जिनकी जान बचाने के लिए पूरा केरला एक हो गया। फिर चाहे मुसलमान या गैर मुसलमान हो, सबने अपने बरादराने वतन की जान को बचाने के लिए कुछ ही रोज में एक नामुमकिन सी रकम को इकट्ठा करके एक मिसाल पेश की है। अब्दुल रहीम को सऊदी की अदालत से मिली सजाए मौत के फैसले को गैर मुस्लिम हिंदुस्तानियों ने पलट दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल रहीम साल 2006 में सऊदी अरब के एक परिवार के लिए ड्राइवर के तौर पर काम करने गए थे। परिवार ने अपने 15 साल के मासूर बेटे की देखभाल का काम भी अब्दुल को दे दिया। खबर है कि उस बच्चे को सांस लेने के लिए डिवाइस की जरूरत पड़ती थी। 24 दिसंबर 2006 को गलती से अब्दुल रहीम का हाथ लगने से लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद हो गया और बच्चा बेहोश हो गया। कुछ वक्त बाद बच्चे की मौत हो गई। परिवार वालों ने अब्दुल रहीम को बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया और माफ नहीं करने की बात कही। अब्दुल रहीम को तब जेल हुई और फिर सऊदी अदालत ने सजाए मौत का ऐलान किया। तकरीबन 18 सालों से अब्दुल जेल में बंद है। इन सालों में कई बार शेख से अब्दुल रहीम को माफ करने का मुतालबा किया जाता रहा और आखिरकार शेख ने 15 मिलियन रियाल एक मुतय्यन तारीख तक देने पर अब्दुल रहीम को माफ कर देने की बात कही। इसी के बाद से अब्दुल रहीम को बचाने के लिए केरला समेत पूरे भारत में कवायद तेज हो गई। ज्यादातर गैर मुसलमानों ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया और इस रकम को इकट्ठा करने में सबसे ज्यादा ताउन किया। मार्च के आखिरी हफ्ते में रहीम के इलाके में लोगों ने एक एक्शन कमेटी का इनेकाद किया और क्राउड फंडिंग शुरू कर दी। सेव अब्दुल रहीम के नाम से एक ऐप भी लॉन्च किया गया। इस मामले में सोशल मीडिया पर भी अब्दुल को रिहा करने की अपील की गई। कई सेलेब्स, नेताओं और एनआरआई ने भी पैसे इकट्ठा करने में मदद की। बॉबी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सदर और बिजनेसमैन बॉबी टेम्लू ने 1 करोड़ रुपए जुटाए और साउथ केरल के तिरुवनंतपुरम से नॉर्थ में कासरगोड तक एक यात्रा भी शुरू की। कमाल की बात ये रही कि बहुत ही कम वक्त में 34 करोड़ रुपए की एक नामुमकिन रकम को 12 अप्रैल तक एक्शन कमेटी ने जमा कर लिया और इस जमा रकम को सऊदी शेख के हवाले किया गया, जिसके बाद 18 साल से सजा काट रहे अब्दुल रहीम की रिहाई हुई। इस कहानी का एक पहलू तो ये है कि इसने हिंदुस्तान की भाईचारगी, कौमी यकजहती और हिंदुस्तान की असल आपसी मोहब्बत को दुनिया के सामने पेश किया। इस वाक़ये से न सिर्फ सऊदी बल्कि पूरे अरब के लोग हैरान भी हैं कि कैसे एक मामूली ऑटो ड्राइवर की जान को बचाने के लिए पूरा भारत एक हो गया और इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करके उसकी जान बचाई। दूसरा पहलू इस कहानी का है अब्दुल रहीम की माँ, जो 18 साल से अपने बेटे की रिहाई और उसकी सूरत देखने के लिए रोजाना दुआएं कर रही थी। 18 बरस से ये आंखें अपने जिगर को देखने के लिए तरस रही हैं। अब तो रो रो कर इनकी आंखों के आंसू भी सूख गए हैं। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब इन्होंने अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अपने बेटे की रिहाई की दुआ ना की हो। कहते हैं जब माँ अपनी औलाद के लिए दिल से दुआ करती है तो अर्श का सीना भी चीर देती है। एक माँ के आंसुओं की इज्जत अल्लाह ने आखिर रख ली। आज 18 साल बाद इस माँ को अपने बेटे को देखने का मौका मिल ही गया। अब्दुल रहीम की माँ अल्लाह के बाद उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने उनके बेटे की जान बचाने के लिए दिन रात एक कर दिए। वो कहती हैं यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है जिसने आज उनके बच्चे की जान बचाई। एक मामूली से मुलाजिम से लेकर बिजनेसमैन तक ने अब्दुल रहीम के लिए ताउन किया है और इसमें सबसे ज्यादा गैर मुस्लिम भी शामिल हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क की भाईचारगी की परंपरा को दुनिया के सामने पेश किया है। पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ होती नजर आ रही है। यूरोप के कई देश भी अब इजराइल की हिमायत में बोलने लगे हैं। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप के ज्यादातर देश फिलिस्तीन को अलग रियासत तस्लीम कर रहे हैं। फिलिस्तीन को रियासत का दर्जा देने और उसे तस्लीम करने के लिए
एक इज्तिमाई मंसूबे पर तबादला ख्याल किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि आने वाले वक्त में वो फिलिस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर मोहर लगा दें। ये मीटिंग ऐसे वक्त में हुई जब गजा में इजरायली जंग में मरने वालों की तादाद 33,000 से ज्यादा हो गई है। बढ़ती भुखमरी और घिरे इलाके में बुनियादी ढांचे की तबाही की वजह से इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय मजम्मत बढ़ रही है। यूरोप के भीतर गजा पर इजराइल की जंग पर फिक्र की वजह से भी हालात में बदलाव आया है, जिसमें ज्यादातर मुल्क फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के इम्कान पर गौर व फिक्र कर रहे हैं। स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेज ने जुमा को डबलिन में आयरलैंड के नौ मुंतखब लीडर साइमन हैरिस से मुलाकात की। स्पेन और आयरलैंड दोनों ने हालिया हफ्तों में तस्दीक की है कि वो फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। फिलिस्तीन की तस्लीम के लिए हिमायत जुटाने के लिए अगले हफ्ते होने वाली कई मीटिंगों में से ये पहली मीटिंग है। हुकूमती तर्जुमान पिलर एलेग्रिया ने सहाफियों को बताया कि सांचेज का मंसूबा नॉर्वे, आयरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया और बेल्जियम के वजीर आजम से भी मिलने का है। एलेग्रिया ने कहा, हम गजा में इंसानी तबाही को रोकना चाहते हैं और एक सियासी अमन अमल शुरू करने में मदद करना चाहते हैं, जिससे दो सूबों को जल्द से जल्द हुसूल किया जा सके। 7 अक्टूबर को शुरू हुए जंग के दौरान आयरलैंड और स्पेन यूरोपीय संघ में फिलिस्तीन के सबसे बड़े हिमायती बनकर उभरे हैं। 22 मार्च को एक सरबराही इजलास में आयरलैंड और स्पेन के लीडरों के साथ स्लोवेनिया और माल्टा भी फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम के लिए जमा हुए। मौजूदा दौर में 27 यूरोपीय संघ के अरकान में से सिर्फ 8 ही फिलिस्तीन को एक रियासत के रूप में तस्लीम करता है। अगर आयरलैंड, स्पेन, स्लोवेनिया और माल्टा उनके साथ जुड़ते हैं तो फिलिस्तीनी सूबे को मान्यता देने वाले यूरोपीय यूनियन के अरकान की तादाद 12 हो जाएगी। ताहम एक जज के रूप में यूरोपीय यूनियन फिलिस्तीन को एक सूबे के रूप में मान्यता नहीं देता है। ऐसा करने के लिए गुट के भीतर से सालों से कई राजनयिक कोशिशों के बावजूद जर्मनी और फ्रांस समेत यूरोपीय यूनियन के कुछ सबसे ताकतवर और असरअंदाज ममालिक का मानना है कि फिलिस्तीनी सूबे का दर्जा सिर्फ इजराइल के साथ 2 रियासत हल के हिस्से के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। जंग के दौरान इजराइल को दीगर यूरोपीय मुल्कों से भी आलोचना मिली है। 10 नवंबर को बेल्जियम के वजीर आजम अलेक्जेंडर डी क्रू ने गजा में इजराइल की कार्रवाई को गलत माना। उन्होंने कहा, यदि आप एक आतंकवादी को खत्म करने के इरादे से पूरे रिफ्यूजी कैंप पर बमबारी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये जायज है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बेल्जियम किसी का पक्ष नहीं लेगा। उसके कुछ दिनों बाद बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री ने इजराइल के खिलाफ पाबंदियों के लिए यूरोपीय आह्वान किया और बाद में नवंबर में बेल्जियम और स्पेन के वजीर आजम ने गजा के साथ मिस्र की सीमा के राफा में एक मुश्तरका सहाफी सम्मेलन का इनेकाद किया, जिसमें इजराइल के जंग की मजम्मत की। इजराइल के सबसे बड़े सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी हाल ही में इजराइल को राफा पर उसके नियोजित जमीनी कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी है। इसने संयुक्त राष्ट्र की उस आखिरी तजवीज को भी वीटो नहीं किया जिसमें रमजान के दौरान जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। हालांकि अमेरिका इजराइल को सैन्य सहायता देना जारी रखता है। फिलिस्तीन की हिमायत में दीगर मुल्क भी आगे आए हैं, जबकि इजराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीकी नरसंहार का मामला आलमी सतह ICJ में है। निकारागुआ ने भी सोमवार को ICJ के सामने एक मामला पेश किया है, जिसमें जर्मनी से इजराइल को हथियारों की सप्लाई बंद करने की मांग की गई है। कुल मिलाकर 193 मुश्तरका रुकने ममालिक में से 139 मुल्क फिलिस्तीन को एक सूबे के रूप में तस्लीम करते हैं। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब उसके बड़े बेटे अब्बास अंसारी को जहर दिए जाने का डर सता रहा है। अब्बास अंसारी ने कहा, मेरे वालिद के कत्ल में शामिल लोग अब जेल इंतजामिया से मिलकर मेरी भी कत्ल की साजिश रच सकते हैं। उसने खाने में जहर मिलाने का शक जाहिर किया है। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी ने खाने में जहर मिलाकर कत्ल करने का शक जताते हुए गाजीपुर CJM से गुहार लगाई। अब्बास ने CJM कोर्ट में पेशी के दौरान कहा कि उसे जेल में एहलकारों की मिलीभगत से जहर दिया जा सकता है और उसे मारा जा सकता है, जिसके बाद गाजीपुर के CJM ने कासगंज के जेल इंतजामिया को हुक्म दिया कि कैमरे की निगरानी में उनके खाने की जांच करवाई जाए। बता दें, सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को मिली 3 दिनों की अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद उसे जिला जेल से कासगंज जेल भेज दिया गया है। सुबह 4:38 पर कासगंज जेल के लिए अब्बास अंसारी रवाना हुए।
उसे अपने वालिद मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए जमानत मिली थी। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद एक बार फिर से अपने विवादित टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में हैं। आपको बता दें कि एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है, याद रखना। इस तबसरे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो बीजेपी के लखनऊ हेडक्वार्टर ने इमरान मसूद के बयान को लेकर इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि ये चुनाव इमरान को जिताने हराने का नहीं, ये चुनाव अपने आप को बचाने का है। ये चुनाव अगर भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है, याद रख लेना। बात हंसने की बात नहीं है, ये अमित शाह कह रहा है, ये अमित शाह बोल रहा है। ये जितनी मजबूत आवाजें हैं सारी खामोश ऐसे ही नहीं की जा रही। कोई बोलने वाला ना बचे, कोई बोलने वाला ना बचे। ये साजिशें हैं। लोकसभा इलेक्शन 2024 के मद्देनजर भले ही सियासी पार्टी मुस्लिम अकलियतों के वोट पर नजर बनाए रखे हो, लेकिन टिकट बंटवारे में मुस्लिम उम्मीदवारों की नुमाइंदगी कम मालूम पड़ रही है। फिर चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू, कांग्रेस या बीजेपी। यही वजह है कि तमाम जगह मुस्लिम कम्युनिटी सियासी पार्टी से खफा नजर आ रही है। बीजेपी के साथ ही अपोजिशन भी टिकट बंटवारे में मुस्लिमों को अहमियत नहीं दे रहा है। अपोजिशन उनके बारे में बात तो करता है, लेकिन सिर्फ वोट बैंक बचाने के लिए। इससे ये बात तो पता लगती है कि अब अपोजिशन को भी समझ आ गया है कि मुसलमानों की मुखालिफत मजबूरी है। उनकी जगह किसी हिंदू को टिकट देकर वो मुनाफा कमाएंगे। उत्तर प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन में अपोजिशन ने 44 मुसलमानों को मैदान में उतारा था। वहीं इस साल अब तक सिर्फ 13 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपोजिशन ने उनकी तादाद के तनासुब में उन्हें टिकट नहीं बांटे। 2014 में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 11 उम्मीदवार उतारे थे। वहीं बीएसपी ने सबसे ज्यादा 19 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 14 उम्मीदवारों को टिकट दिया था। समाजवादी पार्टी ने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में मुसलमानों को उनके तनासुब के हिसाब से नौकरियों में रिजर्वेशन देने की बात कही थी। उसके बाद सपा ने कभी भी मैनिफेस्टो में मुसलमानों का नाम तक नहीं लिया। सऊदी अरब की मॉडल अल कहतानी इस साल मिस यूनिवर्स कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रही हैं। मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि 73वें मिस यूनिवर्स कंपटीशन में सऊदी अरब शामिल नहीं होगा। इसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन ने उन रिपोर्टों की भी तरदीद की है जिसमें दावा किया गया था कि सऊदी अरब मिस यूनिवर्स कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रहा है। साथ ही इसकी भी तरदीद की गई है कि सऊदी की मॉडल अल कहतानी पहली बार मिस यूनिवर्स कंपटीशन में सऊदी की नुमाइंदगी करेंगी। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा सऊदी अरब की मॉडल रूमी अल कहतानी के इस साल सितंबर में मैक्सिको में होने वाले मिस यूनिवर्स कंपटीशन में हिस्सा लेने की खबरें झूठी और गुमराहकुन हैं। आपको बताते चले बीते दिनों सऊदी की मॉडल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से खुद दावा किया था कि वो साल 2024 में सऊदी अरब की तरफ से मिस यूनिवर्स मुकाबले में हिस्सा ले रही हैं। अब मुकाबला कराने वाली तंजीम ने अल कहतानी के दावे की तरदीद की है। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मिस यूनिवर्स कंपटीशन में शामिल होने वाले मुल्कों के पार्टिसिपेंट सिलेक्शन एक टफ प्रोसेस है। हम साफ बताना चाहते हैं कि सऊदी अरब में किसी तरह की मुकाबला मुनक्किद नहीं हुई है। साथ ही सऊदी अरब अभी उन मुल्कों में भी शामिल नहीं है जो इस साल होने वाले मुकाबले में शामिल होने वाला है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे से दहशतगर्दी हमले की बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने एक बस को निशाना बनाकर 11 लोगों का कत्ल कर दिया है, जिनमें 9 मुसाफिर शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने जुमा को नोशकी जिले के एक राजमार्ग पर बस को रोककर बंदूक की नोक पर 9 लोगों को किडनैप कर लिया था। बाद में 9 लोगों के साथ 2 और लोगों की गोली मारकर कत्ल कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन 9 लोगों की लाश पहाड़ी इलाकों में एक पुल के पास से मिली और उनके शरीर पर गोलियों के निशान पाए गए। बस क्वेटा से ताफ्तान जा रही थी कि इस बीच हथियारबंद लोगों ने बस को रोका और मुसाफिरों की पहचान करने के बाद 9 लोगों को पहाड़ी इलाके में ले गए थे।
बता दें, इससे पहले भी एक और वाकये में इसी राजमार्ग पर एक कार पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें 2 मुसाफिरों की मौत हो गई थी और 2 जख्मी हो गए थे। भारतीय हुकूमत ने ईरान और इजरायल को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि इन दोनों मुल्कों के मौजूदा हालातों को देखते हुए सभी भारतीयों को मशवरा दिया जाता है कि वो अगले नोटिस तक ईरान या इजरायल का सफर ना करें। इसके साथ साथ जो लोग इजरायल या ईरान में रह रहे हैं, उनसे गुजारिश की गई है कि वो वहां मौजूद इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच तनाव अभी थमा नहीं है कि एक नई जंग छिड़ने की दहाने पर है। इस महीने की शुरुआत में सीरिया में ईरान के एम्बेसी पर हमला कर दिया गया था, जिसमें 2 ईरानी जनरलों की मौत हो गई थी। अब एम्बेसी पर हमले के बाद ईरान पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है। दरअसल ईरान इस हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार मान रहा है और ईरान ने इजरायल को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है, जिससे दोनों मुल्कों के बीच तनाव बढ़ गया है। माना जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे में ईरान इजरायल पर हमला कर सकता है। वहीं दोनों मुल्कों के बीच जंग की आहट को देखते हुए भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री ने जुमा को एक नोटिफिकेशन जारी कर भारतीयों से अगली इत्तला तक ईरान और इजरायल का सफर करने से बचने को कहा। फॉरेन मिनिस्ट्री ने उन भारतीयों से इंडियन एम्बेसी के साथ राब्ते में रहने और अपना रजिस्ट्रेशन कराने की गुजारिश की है, जो फिलहाल ईरान या इजरायल में रह रहे हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा, गुजारिश की जाती है कि वो अपनी हिफाजत के बारे में ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतें और अपनी सरगर्मियों को महदूद रखें। वहीं दूसरी तरफ फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एडवाइजरी जारी करने के बाद भारत में अब इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, मोदी हुकूमत ने एडवाइजरी जारी कर भारतीयों से इजरायल ना जाने को कहा है। फिर भारतीयों को इजरायल क्यों भेज रहा है? अगर ये महफूज नहीं है तो भारतीयों को मौत के जाल में क्यों भेजा जा रहा है? क्या नरेंद्र मोदी उनकी हिफाजत जिम्मेदारी ले रहे हैं? इजरायल नस्ल कशी करने की फिराक में है, उसे गरीब भारतीयों की हिफाजत की कोई परवाह नहीं है। भारतीय बाशिंदों को फौरी तौर पर तुरंत रोका जाना चाहिए और जो पहले से ही वहां मौजूद हैं, उन्हें वापस लाया जाना चाहिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बस्तर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में इजलास से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने PM नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कोरोना की वजह से लाखों लोग मर गए, हर सूबे से गरीब लोग घर वापस लौटे, लेकिन मरकजी हुकूमत ने कोई मदद नहीं की और लाखों लोग कोविड के कारण मरे। हर प्रदेश से गरीब लोग घर वापस लौटे। दिल्ली से, पंजाब से, महाराष्ट्र से लोग छत्तीसगढ़ वापस आए। दिल्ली की सरकार ने कोई मदद नहीं की, किसकी मदद नहीं, किसी की भी मदद नहीं की। उत्तराखंड में लोकसभा इंतखाबात मुहिम के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी पहुंच गए हैं। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने आज नैनीताल जिले के रामनगर में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में रैली से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कब तक कांग्रेस को घेरते रहेंगे, बीते 10 सालों से कांग्रेस राज नहीं है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आगे। दोष देते रहेंगे कांग्रेस पार्टी को, 10 सालों से तो कांग्रेस पार्टी का राज नहीं है ना। 10 सालों से इन्हीं की पूर्ण सत्ता है, पूर्ण बहुमत रही है। कहते हैं 400 पार और बहुमत चाहते हैं और सत्ता चाहते हैं। 10 सालों में इन्होंने क्या किया है? कहते हैं 75 सालों में कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो यहाँ उत्तराखंड का इतना हुनर कहां से आया? IIT, IIM पूरे देश भर में कहां से आए? एम्स कहां से आए? ये जो चंद्रयान चंद्रमा पे जाता है, इसका सारा रिसर्च, ये सब जब अगर पंडित नेहरू जी ने 1950 के बाद नहीं लगाया होता तो ये हो सकता था, ये मुमकिन होता आज। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा पार्लिमानी मेंबर संजय सिंह ने तिहाड़ जेल इंतजामिया पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के साथ गैर इंसानी सलूक करने का इल्जाम लगाया है। जब केजरीवाल जी की पत्नी मुलाकात के लिए अप्लाई करती हैं, तो उनको कहा जाता है आप फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर सकते, आप कहीं किसी कमरे में बैठ के मीटिंग नहीं कर सकती, बल्कि आपको जंगले से जो मुलाकात होती है, एक बीच में शीशा होगा और जंगले से एक तरफ केजरीवाल जी मिलेंगे और एक तरफ
उनकी पत्नी सुनीता जी और जो साथ में गए थे साथी वो। उस दिन शायद विभो की मुलाकात थी। तो मेरा यह कहना है, इतना अमानवीय व्यवहार इसी तिहाड़ जेल के अंदर एक नहीं, आप इनके इतिहास उठा के देखिएगा और आरटीआई में जवाब अगर मांग लीजिएगा, पूछिएगा इनसे, सैकड़ों मुलाकातें फेस टू फेस बिठा के कराई गई हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुलाकात उनकी पत्नी से एक अमानवीय तरीके से अपमानित करने के उद्देश्य से, उनके मनोबल को तोड़ने के उद्देश्य से कहा गया कि जंगले में आपकी मुलाकात होगी। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बड़ी बात यह है कि आरजेडी ने अपने मैनिफेस्टो में पूरे देश में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। आरजेडी ने अपने मैनिफेस्टो को परिवर्तन पत्र का नाम दिया है। परिवर्तन पत्र जारी करते तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 15 अगस्त से पूरे देश में नौकरी देना शुरू करेंगे। इसके अलावा आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि सरकार बनने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। साथ ही इसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की भी बात की गई। आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो अग्निवीर योजना को वापस लेने और पैरामिलिट्री फोर्सेस को शहीद का दर्जा देंगे। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान की मौत होने पर उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बिहार में पूर्णिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं रक्सौल एयरपोर्ट को शुरू किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के आर्थिक विकास, पर्यटन एवं यात्रियों की सहूलियत के लिए आवश्यक है कि सभी प्रदेशों और पूर्वी पड़ोसी देशों के साथ अच्छी कनेक्टिविटी हो। लोकसभा इलेक्शन के बीच उत्तराखंड वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपोजिशन पार्टियों पर हमला किया। सीएम धामी ने बागेश्वर में एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हमने आपसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया था, लेकिन अपोजिशन पार्टियों के लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ लाने की बात कर रहे हैं। बता दें कि सीएम धामी ने इससे पहले दावा किया कि उत्तराखंड का इंतखाबी माहौल जोश और जुनून से भर चुका है। लोग अब 19 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। पूरे सूबे का माहौल मोदी में है। सीएम धामी ने कहा, कांग्रेस अतिक्रमण के बहाने दुष्प्रचार कर रही है। हमें मुल्क और देवभूमि से प्यार है। देवभूमि की बहुत सारी सरकारी जमीनों पर कब्जा है। हमने उसे हटाने की बात कही है। इसमें कहीं भी गरीबों या 100 सालों से बसे लोग और छोटे तजीरों को हटाने की बात नहीं की गई है। हमने हमेशा ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी की है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें तहजीब टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।